नमस्कार साथियों, गुरुपत बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे अंड जनन, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम युग्मक जनन की बात कर रहे थे और युग्मक जनन में हमने सब सिर्फ शुक्र जनन को पढ़ लिया था। जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंड जनन या oogenesis। ठीक है, लेकिन शुक्र जनन में नीट का जो पेपर हुआ था, अभी नीट 2026 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा था 3 मई वाले के अंदर, मैं वो क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ जो रद्द हो गया था पेपर। अब देखो, अब नई जो डेट है वो नीट की भी जारी कर दी गई है। वो नई डेट जो नीट की जारी की है वो 21 जून है। कितनी है? 21 जून। ठीक है, आगे बात समझ। तो पेपर जो भी रद्द हुआ है वो पेपर मेरे पास में अवेलेबल है, तो मैं उसके क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा कि कौन से चैप्टर में से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कहा था, मैंने शुक्र जनन जब पढ़ा था, मैंने कहा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे नीट हो, यहाँ से क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 163 नंबर का क्वेश्चन था। शुक्र जनन कोशिका विभाजन के कई क्रमों के बाद में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये बहुत सारे क्रम हो गए। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। देखो, पढ़ो। पहले क्या है कि शुक्राणु जन स्पर्मेटोगोनिया सदैव अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। तो एक बात बताओ, शुक्राणु जन क्या सदैव उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है? नहीं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है? सूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सूत्री विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं को बनने के लिए समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से सेकेंडरी ओसाइट, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन रही है। स्पर्मेटोसाइट, जो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बन रही है, ओसाइट नहीं, वो बनाने के लिए क्या समसूत्री विभाजन होता है? तो कहाँ है? देखो, यहाँ पर देखो, ये प्राथमिक शुक्र कोशिका है और इससे क्या बना रहे हैं हम? द्वितीय शुक्राणु कोशिका बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे द्वितीय शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं या शुक्राणु कोशिकाओं से द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या है? समसूत्री विभाजन। तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणु परसु उत्पन्न करती है। अब देखो वापस, द्वितीय शुक्राणु कोशिका ये रही और ये रहा, इससे क्या बना? शुक्राणु परसु बना। तो क्या इसके अंदर सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन हुआ? यहाँ पर भी ये लिखा है कि दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु परसु बनते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? एक तो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें से आपको चयन करना कि कौन कौन से करेक्ट है। तो एक तो सी करेक्ट है। अब दूसरा देखो, अगला डी देखो, शुक्राणु परसु से समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते। तो ये शुक्राणु परसु हो गया। ठीक है, अब शुक्राणु परसु से क्या बन रहा है? शुक्राणु बन रहा है, लेकिन ये बन कैसे रहा? विभेदन के द्वारा। क्या इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन हुआ? नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी भी गलत है। ए गलत है, बी गलत है, सी राइट है, डी गलत है और ई देखो, शुक्राणु परसु शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं। हाँ, तो ये करेक्ट है। तो यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया होती है उसको शुक्राणु जनन ही कहते हैं। हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो ई भी क्या है? करेक्ट है। तो अब ऑप्शन में देख लो अपने करेक्ट कौन कौन से है? सी और ई आए। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखो सी और ई है क्या? तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। सही विकल्प देखो, सी और ई होना चाहिए। तो ऑप्शन केवल सी और ई, ए सी ई ये तो इनकरेक्ट हो गया, बी सी ये भी गलत हो गया और ए ई गलत हो गया। तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, तो ये हो गया कंप्लीट। चलो अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड 2026 में यह भी पूछा गया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था, मानव शुक्राणु के कौन से भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? अभी लास्ट बोर्ड के अंदर ही पूछा गया था। तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम कहाँ पर पाया जाता है? तो कौन से भाग में पाया जाता है? तो ये एक्रोसोम जो होता है ना, शीर्ष भाग में पाया जाता है, जिसको अग्रपिंडक कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो आज का टॉपिक रहेगा अपना अंड जनन oogenesis। और ये टॉपिक जो है ना, ये समझ में बिल्कुल बहुत ही कम, रेयर केस में बहुत कम समझ में आता है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए आपको मेरी प्रत्येक बात को ध्यान में रखना। देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर मैंने आपको शुक्र जनन पढ़ाया था, तो शुक्र जनन पढ़ाया था तब मैंने कहा ना कि शुक्र जनन की जो शुरुआत होती है ना, वो यौवना आरंभ अवस्था में होती है। यानी कि शुक्राणु बनाने की शुरुआत यौवना आरंभ अवस्था से शुरू होती है, जो लगभग आपके 10 से लेकर के 13 साल तक की उम्र या हम इसके आसपास ही मानी जाती है। ठीक है ना, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना कि अंड जनन की जो प्रोसेसिंग होती है ना, ये आपके अंड जनन की प्रोसेसिंग जो होती है ना, ये एक मादा के शरीर में, यानी कि मादा के शरीर के अंदर मादा भ्रूण है, तो उसके मादा भ्रूण है या मादा शिशु है, तो उसके अंदर भी शुरू हो जाती है। यानी कि ये प्रक्रिया भ्रूण के अंदर ही शुरू हो जाती है। और भ्रूण के कौन से, यानी कि ये भ्रूण कितने महीने का? 3 से लेकर के 4 महीने का ना, तब ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखोगे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया तो यौनारंभ के समय शुरुआत होती है, लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? मादा भ्रूण के अंदर ही शुरुआत हो जाती है। आगे बात समझे। और कितने
3 से 4 महीने में, यानी तीसरे चौथे महीने में भ्रूण अवस्था के तीसरे चौथे महीने में ये शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अंडजनन कहते हैं किसको? वही बात है कि एक परिपक्व मादा में अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसको ऊसजेनेसिस या अंडजनन कहते हैं, और इसकी शुरुआत भ्रूणीय परिवर्तन के समय होती है। ये चीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, चलो देखो अंडजनन की प्रोसेसिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन को आराम से समझना। आपको मैंने डायग्राम सारे बना रखे हैं, ये बना लेना। आप नोट्स लिख रहे हो तो बना भी लेना साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि इन डायग्राम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये प्रोसेसिंग। बिल्कुल सिंपल और सीधे तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है, अंडजनन अभी बताया मैंने कि इसकी शुरुआत स्त्री के गर्भ में उपस्थित मादा शिशु में ही शुरू हो जाती है। ये प्रोसेसिंग मैंने बताया। प्रोसेसिंग को ध्यान से समझो। देखो यहां से समझो, डायग्राम इसके जस्ट पास में ही है। मादा शिशु के अंडाशय में जर्म उपकला के नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कोशिका पाई जाती है। ये अंडाशय है। ठीक है, और इस अंडाशय की ये बाहर वाली जो परत है, जब मैंने आपको अंडाशय की संरचना बताई थी, मैंने कहा बाहर की जो परत होती है वो जर्म उपकला से बनी होती है, और आंतरिक परत जो होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनी होती है। ठीक है, तो बाहर की परत कौन सी होगी? जर्म उपकला, और आंतरिक परत कौन सी होगी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो एक बात बताओ, जर्म उपकला की कोशिका बाहर मिलेगी और ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कोशिका अंदर की ओर मिलेगी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो अंदर वाली कोशिका कौन सी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। किसकी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कोशिका। ये कोशिका चली जाती है पीठी का क्षेत्र में। ये पूरा पीठी का क्षेत्र है, तो पीठी का क्षेत्र में चली जाती है। ये देखो, ये पीठी का क्षेत्र में आ गई। अब जब ये पीठी का क्षेत्र में आ जाती है, तब इन कोशिकाओं को बोलते हैं ग्रेन्यूल सेल्स। कणिका में कोशिका, पीठिका में कोशिका, ग्रेन्यूल कोशिका या रेशेदार कोशिका, कुछ भी बोल दो इनको। इनमें क्या मिलेगा? पोषणीय पदार्थ मिलेगा। अब देखो, अब जहां से ये ग्रेन्यूल ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कोशिका अंदर आई थी, वहां से भी नर जर्म की कोशिका, सॉरी मादा जर्म उपकला, जो जर्म उपकला होती है ना, उसकी कोशिका अंदर की ओर चल रही है, यानी जननिक उपकला की कोशिका अंदर की ओर आ जाती है। ठीक है, तो मादा जर्म कोशिका वही जननिक उपकला में जो पाई जाती है वो कोशिका पीठिका में आती है, और समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री आता है। ये यहाँ से ये कोशिका अंदर की ओर आ जाती है, और ये आपकी कौन सी कोशिका? ये अंडजननी कोशिका होगी। क्योंकि इन कोशिकाओं में क्या होता है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में ये जननिक उपकला है, और जननिक उपकला की ये कोशिका है जर्म कोशिका। कौन सी कोशिका? जर्म कोशिका। अब इस जर्म कोशिका के अंदर क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, और पहले ये कोशिका अंदर जाएगी, पीठिका के अंदर जाएगी। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो ये जो दो कोशिका बनेगी, इनको बोलेंगे अंडजननी कोशिका, उगोनिया। क्या बोलेंगे? उगोनिया। तो ये सारी की सारी उगोनिया। ये क्या है? मादा जर्म कोशिका है, और इनके अंदर क्या हुआ था? समसूत्री विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन हुआ था? समसूत्री विभाजन हुआ, और उगोनिया बन गए थे। क्या बन गए थे? उगोनिया बन गए थे। तो ऐसे समझ लो कि ये क्या? मादा जर्म कोशिका है, सीधा अंदर आ गई। ठीक है, अब अंडजननी कोशिका बन गई। अंडजननी कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, तो कौन सी कोशिका बनेगी? अंडजननी कोशिका बनेगी, और जो आगे वृद्धि करेगी, वृद्धि करके प्राथमिक अंडक कोशिका में बदल जाती है। अब देखो, ये कोशिका सीधी सीधी बात है भाई, ये आपके जर्म उपकला अंदर आई, ये कोशिका, इसने समसूत्री विभाजन किया, ये उगोनिया बना दी। अब ये उगोनिया में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो ये नई कोशिका जो बनेगी, इसको बोलेंगे प्राथमिक अंडक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक अंडक। अब मेरे को ये क्वेश्चन ये है कि इस प्राथमिक अंडक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्राथमिक जो अंडक होता है ना, वो कैसा होता है? 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तो अभी तक तो समसूत्री विभाजन चल रहा है, अर्धसूत्री विभाजन आया नहीं, तो जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं आता तब तक 46 गुणसूत्री रहेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, ये प्राथमिक अंडक बन गया, ये प्राथमिक अंडक बन गया। ठीक है, चलो अब देखो, प्राइमरी ओसाइट यानी प्राथमिक अंडक के चारों ओर कणिका में कोशिका आवरण बना लेती है। इस प्रकार बनी संरचना प्राथमिक पुट्टिका कहलाती है। यहां से समझो, देखो अब क्या होता है कि इस जो मादा जर्म कोशिका थी, इसमें जो समसूत्री विभाजन हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारी कणिका में कोशिका है, ग्रेन्यूल कोशिका बहुत सारी है। ये ग्रेन्यूल कोशिका क्या करती है? इस प्राथमिक अंडक के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, इस प्रकार का, जैसे ये यहाँ पर बना रखा है ये। अब ये प्राथमिक अंडक, और इसके साथ में ये चारों ओर कौन सी कोशिका? ग्रेन्यूल या कणिका में कोशिका बन गई है। अब ये जो संरचना बनी है ना, इस पूरी संरचना को एक नाम दिया जाता है प्राथमिक पुट्टिका। क्या नाम देंगे? प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। और इसके अंदर ये जो ये मिल रहा ना आपको, ये वाली जो संरचना है,
इसको बोलेंगे प्राथमिक अंडक। तो याद रखो कि प्राथमिक पुट्टिका के अंदर प्राथमिक अंडक उपस्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज लिखी है कि प्राथमिक अंडक के चारों ओर कणिका में कोशिका आवरण बना लेती है। इस प्रकार बनी संरचना प्राथमिक पुट्टिका प्राइमरी फॉलिकल कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। तो ये आपकी पूरी संरचना कौन सी होगी, तो ये पूरी संरचना होगी आपके प्राथमिक पुट्टिका, और इसके अंदर ये जो संरचना मिल रही है इसको हम बोलेंगे प्राथमिक अंडक है, और इनके चारों ओर ये कोशिका, कणिका में कोशिका, ठीक है। चलो अब देखो आगे प्रोसेसिंग है। अभी ये भ्रूण के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो भ्रूण की सारी यानी कि कहने का मतलब अभी भ्रूण के अंदर ही पड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। ये प्राथमिक पुट्टक बन गई, ये भ्रूण के अंदर है। तो 5-6 महीने तक की प्रक्रिया होती है, यानी भ्रूण जब 5-6 महीने का हो जाता है तब तक अंडाशय में इस प्रकार की जो प्राथमिक ओसाइट है इनकी संख्या लगभग कितने 6 से 7 मिलियन या 60 से 70 लाख मिलियन 60 से 70 लाख बन जाती है। तो कहने का मतलब है 5 से 6 माह तक इनकी संख्या कितनी होगी, 6 से 7 मिलियन होगी प्राथमिक पुट्टिकाओं की संख्या, ठीक है। अब क्या होगा, छठे महीने के अंदर जो होगा ना, ये प्राथमिक छठे महीने के गर्भ के अंदर ये प्राथमिक पुट्टिका होगा, इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। याद रखोगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, और ये अर्धसूत्री विभाजन प्रोपेज फर्स्ट अवस्था पर आकर के, प्रोपेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था पर आकर के रुक जाता है। यानी कि कहने का मतलब अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये छठे महीने के अंदर आ गया। छठे महीने के अंदर इस प्राथमिक पुट्टक के अंदर, किसके अंदर, प्राथमिक अंडक के अंदर, प्राथमिक अंडक के अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, और ये शुरू हुआ प्रोपेज में पहुंचा, प्रोपेज की डिप्लोटिन अवस्था में पहुंचा। कौन सी अवस्था में, प्रोपेज की डिप्लोटिन अवस्था में पहुंचा, और वहां आकर के रुक जाता है। अब याद रखोगे ये डिप्लोटिन अवस्था में रुका रहता है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या आती है, जीर्णता आती है। यानी कि जो प्राथमिक पुट्टिकाएं बनी है ना, इनके अंदर जीर्णता आने लग जाती है, अर्थात ये टूटने लग जाती है, हास होने लग जाता है, खत्म होने लग जाती है। तो बच्ची के जन्म पर प्राथमिक पुट्टिकाओं की संख्या कितनी रहती है, 2 लाख ही रहती है। यानी कि यहाँ पर देखो कितनी बनी थी, 6 से 7 मिलियन बनी थी, यानी 60 से 70 लाख बनी थी, यहाँ पर 2 लाख ही हो जाती है। जन्म से यौवनारंभ, यानी कि यौवनारंभ वही 10 से 13 साल तक की उम्र तक इन पुट्टिकाओं का हास होता रहता है, जीर्णता इनके अंदर आते देखने को मिलती है। इसलिए अंडाशय में यौवनारंभ के समय, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंडाशय में यौवना आरंभ के समय 60,000 से 80,000 तक ही पुट्टिकाएं शेष रहती है। ये पॉइंट याद रखोगे कि जन्म के समय 2 लाख रहती है, लगभग 2 लाख के आसपास रहती है, और जब ये यौवना आरंभ तक पहुंच जाती है, यानी कि 13 साल 12 साल तक हो जाती है, तब इसके अंदर जो प्राथमिक प्राइमरी फॉलिकल है इनकी संख्या 60,000 से 80,000 तक ही हो पाती है, रह पाती है, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये डायग्राम देखो, ये तो हो गया आपके जननिक उपकला, ठीक है, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परतें हैं ये, और ये कौन है, प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं बहुत सारी। मैंने प्राथमिक पुट्टिका, अब मैंने एक प्राथमिक पुट्टिका को बाहर निकाल लिया, ये लो, ये प्राथमिक पुट्टिका है। तो ये पॉइंट याद रखोगे, शिशु के जन्म से लेकर के यौवना आरंभ तक इन पुट्टिकाओं में जीर्णता पाई जाती है, यानी ये टूटती रहती है, इनका हाश होता रहता है, और ये कम पड़ती जाती है, नष्ट होती जाती है। अब देखो ध्यान से सुनोगे, ये है आपके प्राथमिक अंडक, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, और प्रोपेज फर्स्ट अवस्था पर रुका हुआ है अभी, और इसके चारों ओर ये ग्रेन्यूल कोशिका, स्ट्रोमा या ग्रेन्यूल कोशिका इनको बोलेंगे हम, ठीक है, और ये पूरी संरचना इसको बोलेंगे प्राथमिक पुट्टिका। क्या बोलेंगे, प्राथमिक पुट्टिका। याद रखोगे प्राथमिक पुट्टिका किसको कहते हैं, प्राथमिक अंडक किसको कहते हैं। प्राथमिक पुट्टिका के अंदर प्राथमिक अंडक पाया जाता है, ठीक है ना, प्राथमिक पुट्टिका के अंदर ही प्राथमिक अंडक पाया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो आगे देखो, अब क्या होगा, अब ये यहां तक का तो प्रोसेसिंग था, आपके भ्रूण तक का, ठीक है। अब यौन आरंभ में चलते हैं, तो यौन आरंभ तक 60 से 80,000 तक की पुट्टिका बचती है। अब यौन आरंभ अवस्था में वही समस्या क्या, कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या निकालेगी, जीएनआरएच हार्मोन निकालेगी, और जीएनआरएच अगर पीयूष पर काम करेगा, अगर पीयूष 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है, एलएच और एफएसएच, जैसे नर के अंदर निकाले थे वैसे के वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी निकालेंगे, ठीक है। एफएसएच हार्मोन, अब काम शुरुआत कौन करेगा, एफएसएच हार्मोन जन्म से पहले रुके हुए अर्धसूत्री विभाजन को पुनः शुरू करता है। यानी कि ये कौन से विभाजन, इसके अंदर कौन सा विभाजन रुका हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, किस अवस्था पर, प्रोपेज फर्स्ट के डिप्लोटिन अवस्था पर रुका हुआ है। आगे बात समझे। अब जब ये एफएसएच कब निकलेगा, यौन आरंभ अवस्था में निकलेगा, तब ये क्या करेगा, इस रुके हुए, यानी कि इस रुके हुए अर्धसूत्री विभाजन की पुनः शुरुआत करता है। तो ये शुरुआत कर दी इसने, लेकिन इससे पहले ये 2-3 काम भी करता है। एफएसएच अंडाशय में पाए जाने वाले कणिका में कोशिकाओं की और परत बनाकर द्वितीयक और तृतीयक पुट्टिका का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से सुनोगे, ये मान लो अभी भी इसके अंदर बहुत सारी ये कणिका में कोशिका मिल रही है, किसके अंदर, अंडाशय के स्ट्रोमा भाग में।
स्ट्रोमा भाग के अंदर बहुत सारी मिल रही है। ठीक है, अब क्या करेगा, देखो ये कणिका में कोशिका तो पहले एक परत बना रखी है जिसको हमने प्राथमिक अंडक प्राथमिक पुट्टिका बोला था। ठीक है, अब क्या करेगा, एफएसएच हार्मोन इसके ऊपर एक और परत बनाएगा। इन्हीं कणिका में कोशिकाओं की एक और परत बना रहा है, तो बताओ परतों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो पहली एक परत थी तब तो बोला था प्राथमिक पुट्टिका, अब 2 परतें हो गई तो बोलेंगे द्वितीयक पुट्टिका। क्या बोलेंगे, द्वितीयक पुट्टिका। फिर इसके बाद में क्या करता है, एक और परत बनाता है। तो एक परत ये वाली, दूसरी परत ये वाली, 2 तो बन गई, और तीसरी और परत बना लेता तो तृतीयक पुट्टिका हो जाती है। तो 3 परतें हो जाती है तो तृतीयक पुट्टिका बन जाएगी, तो ये तृतीयक पुट्टिका हो गई। अब जब ये तृतीयक पुट्टिका बनाती है तो इसके मध्य में कुछ खाली स्थान रह जाता है, और इस खाली स्थान के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, इसको बोलेंगे हम एंट्रम या ग्राहवर। ग्राहवर क्या बोलेंगे इसको, एंट्रम या ग्राहवर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखोगे। एफएसएच हार्मोन अभी बताया मैंने, अंडाशय पर पाए जाने वाली कणिका में कोशिकाओं की एक और परत बनाकर के द्वितीयक और तृतीयक पुट्टिका निर्माण कर लेता है। तृतीयक पुट्टिका जब बनने होती है तो उसमें तरल से भरी गुहा पाई जाती है जिसको एंट्रम या ग्राहवर कहते हैं। नाम याद रखोगे, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अब चलो, अब देखो इन सभी स्तरों को, अब ये जितनी भी स्तर बनी इन सभी स्तरों को एक नाम दिया जाता है, क्योंकि ग्रेन्यूल को कणिकाओं से मिलकर बनी है तो इसका नाम है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, यानी कि तृतीयक पुट्टिका बोल दो या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल दो। अब देखो क्या होता है, अब तृतीयक पुट्टिका की कोशिका जिसे थिका लेयर भी कहते हैं, इनको थिका लेयर भी कहते हैं, सिकुड़ जाती है। यानी कि तृतीयक पुट्टिका की कोशिका, ये कोशिका जो है ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है तो एक आवरण बना लेती है। ये भी हालांकि रहती है तो वैसे वैसे सिकुड़ करके एक आवरण पतली परत बना लेती है। अब ये जो पतली परत बनी है ना, ये बाहर की ओर किससे बनी है, तृतीयक पुट्टिका की कोशिकाओं से। तो इसी बाहर वाली परत, ये जो बाहर वाली पतली सिकुड़ करके पतला आवरण बना लेते हैं जिसको बोलते हैं थिका इंटरना। क्या बोलते हैं, थिका इंटरना। अंत्य प्रवारक है, अंत्य प्रवारक, और ये अंत्य प्रवारक कौन सा हार्मोन निकालने के लिए उत्तरदायी होती है, एस्ट्रोजन। इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, एस्ट्रोजन, क्योंकि पिछली बार प्रोजेस्टेरोन का पूछ लिया था, तो अब की बार एस्ट्रोजन का पूछ ले तो भी ध्यान रखना कि थिका इंटरना से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन। आगे बात समझ, ठीक है। अब क्या करती है, अभी भी एफएसएच और काम करेगा। एफएसएच हार्मोन अब क्या करेगा, अब थिका इंटरना बना लिया, ये लो थिका इंटरना बन गया ये चारों ओर, यानी कि तृतीयक पुट्टिका को सिकोड़ दिया, सिकोड़ करके थिका इंटरना बना दिया। अब क्या करेगा, अब और भी कणिका में कोशिका रहेगी ना तो उनको इसके चारों ओर चिपका देगा, चिपका करके एक और परत बना लेगा, यानी कि परतों की संख्या 4 हो गई। जो चौथी परत बनी थी इसको बोलेंगे थिका एक्सटर्ना, बाह्य प्रवारक है। क्या बोलेंगे, बाह्य प्रवारक है। तो याद रखोगे एफएसएच हार्मोन थिका इंटरना के चारों ओर कणिका या रेशेदार कोशिकाओं की परत बना देता है जिसे थिका एक्सटर्ना कहते हैं। क्या बोलते हैं, थिका एक्सटर्ना। तो इतनी देर तो ये तृतीयक पुट्टिका थी। कौन सी पुट्टिका थी, तृतीयक पुट्टिका थी। लेकिन अब ये तृतीयक पुट्टिका नहीं, अब इसका नाम हो गया ग्राफियन पुट्टिका। क्या नाम हो गया, ग्राफियन पुट्टिका। आगे बात समझते, तो तृतीयक पुट्टिका किस में बदल जाती है, ग्राफियन पुट्टिकाओं में बदल जाती है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो याद रखोगे ग्राफियन पुट्टिका। अब देखो, अब अंडाशय का परिवर्तन कैसे होता है। क्लास लंबी बनेगी, क्लास को आराम से देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। अंडाशय का परिवर्तन, तृतीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका मतलब हो गया अब ग्राफियन पुट्टिका के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। अब ये देखो यहां पर ये बिल्कुल प्राथमिक अंडक बिल्कुल छोटा है, लेकिन अब ये क्या हो गया, आकार में वृद्धि करके बड़ा हो गया। कौन हो गया, प्राथमिक अंडक। नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है, प्राथमिक ओसाइट। प्राथमिक अंडक में वृद्धि, ठीक है। चलो, प्राथमिक अंडक में वृद्धि होगी। अब इस प्राथमिक अंडक के अंदर क्या करेगा, वही एफएसएच हार्मोन क्या करेगा, असमान प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन करता है। असमान प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन करता है। तो एक तो बनती है बड़ी कोशिका, एक बनती है छोटी कोशिका, और वो भी कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो रुका हुआ था वो अब शुरू होता है। तो याद रखोगे प्राथमिक अंडक के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था वो अब शुरू हो गया, और इससे 2 कोशिका बन गई। एक तो बड़ी कोशिका बनी, अब जो बड़ी कोशिका बनी जिसको बोलेंगे द्वितीयक अंडक, और जो छोटी कोशिका बनी है इसको बोलेंगे प्रथम ध्रुवीय काय या ध्रुवीय पिंड के नाम से जानते हैं। अब मेरे को बताओ इस द्वितीयक अंडक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर अब एक बात बताओ, ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो प्राथमिक अंडक में तो गुणसूत्रों की संख्या होती 46। अब हो गया अर्धसूत्री विभाजन शुरू, यानी कंप्लीट हो गया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो याद रखोगे द्वितीयक अंडक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी मिलेगी, 3। और ये जो प्रथम ध्रुवीय काय होती है ना, ये नष्ट हो जाता है। याद रखोगे ये नष्ट हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये नष्ट हो जाता है। आगे बात समझे। अब द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक के अंदर वो सारा का सारा पोषणीय पदार्थ आ जाएगा जो प्राथमिक अंडक के अंदर था। तो याद रखोगे
द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखता है, यानी कि प्राथमिक अंडक के पास में जो पोषणीय पदार्थ था, या हम कह सकते हैं कि जो कोशिका द्रव्य था वो द्वितीयक अंडक के पास में आ जाता है, क्योंकि बड़ी कोशिका बनती है ये। ठीक है, अब देखो ये लाइन छोड़ दो, ये बाद में समझ में आएगी, ये मैंने यहां लिख दी है तो बाद में समझ में आएगी। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो आप। अब देखो, अब ये द्वितीय अंडक बचा, क्योंकि प्रथम ध्रुवीय काय तो नष्ट हो गया, तो बचा कौन है? द्वितीय अंडक बचा, और एन कोशिका है, ये एक गुणित कोशिका है। ठीक है ना, तो याद रखोगे ये ग्राफेन पुट्टिका हो गई पूरी पूरी, और जिसके अंदर कौन है? द्वितीय अंडक। अब इस द्वितीय अंडक के अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होगा, और शुरू होगा किस अवस्था पर आकर के रुक जाता है? मेटाफेज अवस्था के अंदर आकर के रुक जाता है। याद रखोगे ये अर्धसूत्री विभाजन तभी कंप्लीट होगा जब अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया यानी ओवुलेशन हो जाने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन शुरू तो हो गया, लेकिन मेटाफेज सेकंड पर आकर के क्या हो जाता है? रुक जाता है। आगे बात समझ में? चलो, अब क्या है, अब क्या करेगा इस अवस्था के दौरान? किस अवस्था के दौरान? कि ग्राफेन पुट्टिका जिसके अंदर द्वितीय अंडक उपस्थित है, इस अवस्था के दौरान एलएच हार्मोन ग्राफेन पुट्टिका की स्तरों को तोड़ देगा। इन स्तरों को तोड़ देगा ग्राफेन पुट्टिका की। कौन तोड़ेगा? एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन ग्राफेन पुट्टिका को तोड़ने में सहायक होता है, एफएसएच हार्मोन इसका परिवर्तन करवाता है। तो ग्राफेन पुट्टिका के स्तरों को तोड़ेगा। अब तोड़ेगा तो कौन बाहर निकलेगा? जो द्वितीय अंडक था ये बाहर निकल जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। अब एक डायग्राम से देख लो कि ये पूरा का पूरा ग्राफेन पुट्टिका है, इसमें क्या हुआ? अंडोत्सर्ग हुआ। अंडोत्सर्ग हुआ तो यहां से ये टूट करके एलएच हार्मोन इसको तोड़ करके यहां से द्वितीयक अंडक को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? द्वितीयक अंडक को बाहर निकाल दिया। द्वितीयक अंडक कैसा होता है? एन होता है, गुणसूत्रों की संख्या 23। आगे बात सुन। अब जैसे ये द्वितीयक अंडक बाहर निकलेगा ना, तो अपने साथ में यहाँ पर कुछ कणिका में कोशिका थी, ये कणिका में कोशिका को साथ में लेकर के आ जाता है। तो ये जो कणिका में कोशिका एक परत बना लेती है, इस परत को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा और इस द्वितीयक अंडक के बीच में भी एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। अब देखो वो पंक्ति का है, देखो द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसको पारदर्शी आवरण या जोना पेलुसिडा कहते हैं। याद रखोगे ये, तो जोना पेलुसिडा अपने चारों ओर बना लेता है। ठीक है, अब देखो अंडोत्सर्ग के दौरान कुछ कणिका में कोशिका द्वितीयक अंडक से चिपक कर स्तर बना लेती है जिसको हमने कोरोना रेडिएटा नाम दिया था। ये कोरोना रेडिएटा हो गई चारों ओर। इसके बाद ठीक है, और इसके नीचे जोना पेलुसिडा, इसके नीचे कौन है? द्वितीयक अंडक है। ठीक है, और ये जो संरचना है इसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। अब जो ये बच गई ना ये संरचना, इसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम या पित्त पिंडक। और ये कौन सा हार्मोन निकालने के लिए उत्तरदायी होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। तो याद रखोगे टूटी ग्राफीन पुट्टिका, टूटी हुई ग्राफीन पुट्टिका यही है कि कणिका में संरचनाओं को इसके अंदर ल्यूटिन वर्णक, कौन सा ल्यूटिन, कौन सा वर्णक पाया जाता है? ल्यूटिन वर्णक पाया जाता है जो पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण इस संरचना का नाम होता है कार्पस ल्यूटियम या इसको बोलेंगे पित्त पिंडक। मैंने कहा था सिंपल याद रखो, ये ग्राफीन पुट्टिका ये टूट गई तो द्वितीयक अंडक को बाहर निकाल दिया, पीछे बची हुई संरचना कार्पस ल्यूटियम या पित्त पिंडक कहलाती है। आगे बात समझे। और पित्त पिंडक जो होती है ये एलएच हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने हेतु प्रेरित करता है। एग्जांपल बोर्ड 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कहां से होता है? तो याद रखोगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कहां से होता है? कार्पस ल्यूटियम या पित्त पिंडक से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है, पित्त पिंडक से। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या होता है कि द्वितीयक अंडक बाहर निकल गया, पित्त पिंडक बाहर निकल अलग हो गया। ठीक है, अब ये जो द्वितीयक अंडक होता है ये फेलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में आ जाता है। ये फेलोपियन नलिका इस प्रकार की बन गया और ये तुम्बिका क्षेत्र है, यहाँ पर द्वितीयक अंडक आ जाता है। ये द्वितीयक अंडक यहाँ करके वेट करता है किसका? स्पर्म का। किसका वेट करेगा? स्पर्म का। अगर स्पर्म आता है तो निश्चित फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, और अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये टूटने लग जाता है, इसका भी हाश होने लग जाता है, और जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की शुरुआत होती है। तो दोनों पॉइंट याद रखोगे यहाँ पर। द्वितीयक अंडक, अगर ये द्वितीयक अंडक शुक्राणु के संपर्क में आता है तो द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन जो रुका हुआ था वो पुनः शुरू हो जाता है। मेटाफेज सेकंड अवस्था पर रुका हुआ था वो अर्धसूत्री विभाजन पुनः प्रारंभ होकर के एक बड़ी कोशिका, फिर से एक बड़ी कोशिका बनाता है जिसको बोलेंगे अंडाणु, और एक छोटी कोशिका यानी कि द्वितीय ध्रुवीय काय बनाता है। एक छोटी कोशिका बनेगा, एक बड़ी कोशिका बनेगा। छोटी कोशिका को बोलेंगे अंडाणु, बड़ी कोशिका को बोलेंगे द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण करता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। ठीक है, तो याद रखोगे अंडजनन कहलाती है। अब मेरे को एक बात बताओ कि मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड निषेचन के समय पूर्ण होता है। ये मैंने पहले बता दिया कि देखो निषेचन की क्रिया होगी तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पुण्य प्रारंभ होकर के एक दो कोशिका बना लेगा, अंड कोशिका और द्वितीयक ध्रुवीय काय। ये भी द्वितीयक ध्रुवीय काय क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये प्रक्रिया थी अंडजनन की। लंबी क्लास हो जाएगी लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो
देखो, अब सिंपल और सीधा भाषा में मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझना है, दोनों ही चित्र डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है ना। देखो, मैंने मेरा तरीका भी बता दूंगा, ये मेरा तरीका है और ये किताब का तरीका है, एनसीईआरटी का, ठीक है ना, दोनों समझ में आ जाएंगे। मैंने कहा था कि जननी उपकला में मादा जन्म कोशिका उपस्थित होती है, ये 2n होती है, इनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, और ये अंड जननी कोशिका या उगोनिया का निर्माण करती है, ये भी कैसी होती है, 2n होती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, सीधा अंड जननी लिखा है, और मैंने यहाँ लिखा 2n होती है, तो 2n के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो गई, तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46 होगी। सूत्रीय विभाजन हुआ, यहाँ सीधा लिखा है सूत्रीय विभाजन हुआ, लेकिन बाद में लिखा है कि इसमें विभेदन होता है, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है इसके अंदर परिवर्तन होगा या विभेदन होगा। तो परिवर्तन या विभेदन होने के बाद में ये किस में बदलती है, यानी वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, प्राथमिक अंड कोशिका बना लेती है। ये लो, मैंने भी यहाँ लिख दिया कि प्राथमिक अंड कोशिका बनाती है, और ये भी 2n होती है, तो इनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। अब मैंने लिखा कि प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू होता है, जो डिप्लोटिन अवस्था पर रुकता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो गया, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक तो बनी द्वितीयक अंड कोशिका, ये कैसी होती है, अगुणित, और एक बनेगा प्रथम ध्रुवीय काय, ये कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पर भी ये लिखा कि प्राथमिक अंड कोशिका में पहला अंडक या अर्धसूत्री विभाजन होता है, अंडो उत्सर्ग से पहले समाप्त हो जाता है। याद रखोगे, अंडो उत्सर्ग से पहले होता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो क्या बनेगी, एक तो द्वितीय अंडक बनेगा और एक प्रथम ध्रुवीय पिंड बनेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम ध्रुवीय पिंड बनेगा। तो यहाँ पर भी मैंने द्वितीय अंडक कोशिका और प्रथम ध्रुवीय काय बनेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, इस द्वितीय अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो रुका हुआ था वो होगा, एक तो क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा, तो यहाँ पर भी लिखा है कि अंडाणु बनेगा, और यहाँ क्या लिखा मैंने कि एक क्या बनेगा, द्वितीय ध्रुवीय काय पिंड बनेगा, तो यहाँ पर भी लिखा है कि द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनेगा, और ये भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और पीछे क्या रहता है, अंडाणु। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं कि अंडो उत्सर्ग के पश्चात में कौन सा विभाजन होता है, तो याद रखोगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अंडो उत्सर्ग के पश्चात होता है। यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी कर रखा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। एक मिनट, ये देखो, ये यहाँ लिखा है कि इस अवस्था के दौरान एलएच हार्मोन ग्राफिन पुटिका की स्तरों को तोड़ करके द्वितीय अंडक को बाहर निकालता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया यहाँ हो जाती है, और फिर अंडोत्सर्ग की क्रिया होने के बाद में, अंडोत्सर्ग की क्रिया होने के पश्चात में, देखो एक मिनट, द्वितीय अंडक बाहर निकला, उसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, और एक बड़ी कोशिका सॉरी अंडाणु और एक छोटी कोशिका द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, धन्यवाद।